सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम अगेन्स टू द सक्सेस मंत्रा। और ये सेकंड एपिसोड है ग्लिम्स ऑफ वीक का, सेकंड वीक ऑफ जनवरी 2024। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, तो प्लीज़ विजिट अवर चैनल सक्सेस मंत्रा डिजिटल क्लासेस। उस प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे आप जाइए, वहाँ पर सक्सेस मंत्रा के डिजिटल क्लासेस के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आप वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट वीक था उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं। ये सेकेंड वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और यहाँ पर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी के सेकेंड वीक में कौन कौन से टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट ऑफ एग्ज़ाम, तो वहाँ पर ये टॉपिक्स जो हैं आपको हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको आप एक बार देखें, ध्यान से समझें, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी वगैरह हो तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बच्चों, उसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आपका जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप जो है एड्रेस कर सकते हैं, उसको आप पूछ सकते हैं। बच्चों जो पहली जो इससे पहला जो ग्लिम्स ऑफ वीक का हमारा टॉपिक रहा है, उसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो हमने डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया बच्चों कि किस तरीके से जो है इंडिया के में जितनी भी न्यूज़ जो है आती हैं, उसमें से कौन सी टॉपिक्स आपके लिए किस तरह से रेलेवेंट रह सकते हैं एग्जाम्स के लिए। आज भी हम वही करने जा रहे हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आज के उसमें है, जो आज के न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा, जो पहला टॉपिक है वो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में होने वाला एक टसल है। टसल तो नहीं बोलेंगे इसको, हमें बोल सकते हैं एक इस तरह का एक इवेंट देखने को मिला मोदी जी की तरफ से कि वो लक्षद्वीप गए, और लक्षद्वीप जाकर उन्होंने वहाँ पर कुछ समय व्यतीत किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके द्वारा बिताए गए उस पलों को जो है, उस टाइम पीरियड को जो है pm.gov.in पर जो है वो अपडेट किया, और इनक्रेडिबल इंडिया जो टूरिज्म है, इंडिया टैगलाइन है इंडिया की, उसके अंदर लक्षद्वीप की ब्यूटी को देखने के लिए जितने भी विजिटर्स हैं उनको इनवाइट किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लक्षद्वीप के इस दौरे में उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म किया, जैसे स्नॉर्कलिंग वगैरह, और साथ ही साथ उन्होंने एक्सप्लोर किया ओशन बीचेस को। लक्षद्वीप कहाँ है, क्या है, उसको डिटेल में अभी हम समझेंगे। पहले ये मुद्दा समझते हैं कि इसमें मालदीव की एंट्री कैसे हो गई। बच्चों, ऐसा हुआ कि मालदीव जो है वो इंडिया के साउथ में अगर हम बात करें तो, और अगर ग्लोबली अगर हम उसकी पोजीशनिंग को अगर देखना चाहें, तो लेट्स सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर। तो इंडिया का जो राइज है, अगर आपने हमारा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट अगर सुना होगा तो उसमें आपको डेफिनेटली मैंने इंडिया की पोजीशनिंग वहाँ पर क्लियर करी है। इंडिया की जो पोजीशनिंग है वो 8 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होती है, जबकि जो मालदीव है वो 1 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में इस तरह के आइलैंड फॉर्म में, ब्रेडेड फॉर्म में जो है वो एक आइलैंड कंट्री है मालदीव। ठीक है, दिस इज मालदीव, और यहाँ से इंडिया शुरू होता है, और यहाँ पर 8 डिग्री तक लक्षद्वीप को आपको देखने को मिलेगा। दिस इज लक्षद्वीप, दिस इज मालदीव, और यहाँ से इंडिया की स्टार्टिंग होती है। मतलब ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो दोनों नेबर्स जो हैं वो एक ट्रॉपिकल बेल्ट में एक दूसरे के पड़ोसी हैं, नजर आते हैं। तो क्लाइमेट जो लक्षद्वीप का है और मालदीव का है वो सेम है, लेकिन टूरिज्म सेगमेंट में मालदीव लक्षद्वीप से बहुत आगे है। ठीक है, उसकी मल्टीपल वजह हैं, उस पर भी हम यहाँ आएंगे, हम देखेंगे। तो जब मोदी जी ने भारत सरकार की तरफ से ये फोटोज़ जो है वो पोस्ट किए गए, तो मालदीव की तरफ से जो न्यू इलेक्टेड कैबिनेट है उसके कुछ मिनिस्टर्स की तरफ से कुछ ऐसे रिमार्क्स है डेरिवेटरी हुए, है ना, जो सही नहीं हुए। किसी ने इजराइल को भी कॉन्टेक्स्ट में लेकर प्रधानमंत्री की एक गलत इमेज को पोर्ट्रे करने की कोशिश करी, तो उसके चलते एक कंट्रोवर्सी टाइप की क्रिएट हो गई, है ना, और लोगों में सोशल मीडिया पर मालदीव बॉयकॉट का एक ट्रेंड जो है स्टार्ट हो गया। ओके, तो ये समझ रहा है। तो इशू क्या है वो ये मैं समझा रहा हूँ कि पीएम की जो विजिट हुई, इंडियन पीएम की जो विजिट हुई, उस विजिट के बाद जो जिस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स आए मालदीव के कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरफ से, उसके बाद से ये प्रॉब्लम जो है एस्केलेट हो गया। उनमें से एक मिनिस्टर ने ये भी बोला कि लक्षद्वीप कभी भी मालदीव की बराबरी नहीं कर पाएगा, है ना, और टूरिज्म सेक्टर में जो है मालदीव बहुत आगे है।
देखिए मालदीव की जो इकोनॉमी है बच्चों वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंट है, वो पूरी तरीके से जो है टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल एरियाज़ हैं इकोनॉमी को बूस्टअप करने के। हमारे पास एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, उसके अलावा भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं अगर हम उस क्लब और ज़्यादा डीप में क्लासिफिकेशन करें तो इस वजह से भारत ने हालांकि अभी तक लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार को उस तरीके से टूरिज्म सेगमेंट में प्रमोट नहीं किया है। देखिए जो ट्राइबल एरियाज़ हैं हमारे, भारत सरकार की जो पॉलिसी रही है वो रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व एरियाज़, मैरीटाइम रिजर्व्स, इन पर बनानी पड़ रही है ताकि हम नेचर को प्रोटेक्ट रख सकें। तो टूरिज्म सेगमेंट के लिए हम क्या है, उस एरिया को उतने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट फिर उससे क्या होता है, उससे ख़राब होता है। तो कहीं ना कहीं भारत ने अभी तक लक्षद्वीप को उस तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया कि आप टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाइए, आप जाइए बीच में मस्ती वगैरह कीजिए। मालदीव जबकि हॉट स्पॉट है हनीमून कपल्स के लिए, या फिर आप अगर पार्टी वगैरह करना चाहें तो आप मालदीव इजीली एक्सेस करते हैं, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मालदीव अभी आगे नज़र आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया उसको डेवलप नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो न्यूज़ है उसमें यही मेंशन किया गया है कि जो अभी जो इशू है उसमें यही है कि मालदीव की तरफ से जो डेरोगेटरी रिमार्क्स आए, जो कमेंट्स आए, वो सही नहीं है, वो सही नहीं रहे, है ना, ये प्रॉब्लम है। तो इशू क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है, वहाँ वो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और इसके अपोज में मालदीव की तरफ से कुछ ऐसे रिएक्शंस आते हैं, मालदीव के नॉर्मल पर्सन्स की तरफ से नहीं, मालदीव के कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरफ से कुछ ऐसे रिमार्क्स आते हैं जो सही नहीं है। हालांकि मालदीव ने उस पर एक्शन भी लिया और उन कैबिनेट मिनिस्टर्स को जो है उनको बोला कि उनकी निजी राय है, भारत मालदीव सरकार उससे वाकिफ इत्तेफाक नहीं रखती है, और उन मिनिस्टर्स को उन्होंने हटाया भी। लेकिन क्या है, डैमेज जो होना था वो तो हो चुका है, ठीक है। तो ये बेसिक न्यूज़ है जो आपको समझनी चाहिए। अब थोड़ा सा और डीप में इसमें चलते हैं, समझते हैं लक्षद्वीप और मालदीव की थोड़ी सी ज्योग्राफिकल स्ट्रेटजी को जो पोजिशनिंग है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम पहले मालदीव को देखें तो मैंने आपको बताया 1 डिग्री नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री नॉर्थ के बीच आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द 0 डिग्री इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटर, और यहाँ से 1 डिग्री के आसपास उसका पहला एटॉल जो है मालदीव का फर्स्ट आइलैंड एटॉल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मालदीव के स्ट्रक्चर को देखें बच्चों तो ये पैरेलल हैं, दोनों आइलैंड्स जो हैं वो पैरेलल शेप में हैं, एक बियर्ड ये जाती है, एक ब्रेड ये जाती है ना। तो इसके बीच में ही पूरा मालदीव बसा हुआ है। कैपिटल माले है जो माले एटॉल में है ना। ये एक आइलैंड एटॉल मतलब कोरल्स रीफ से बना हुआ एक सेगमेंट होता है, एटॉल एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। लाखों करोड़ों साल तक जब कोरल रीफ्स जो हैं वो डिपॉजिट होते रहे किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ उससे जो है वो एक कोरल आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है। जो कोरल्स होते हैं, जो कोरल रीफ्स होते हैं, कोरल्स होते हैं, वो म्यूचुअलिज्म का रिजल्ट रहते हैं दो स्पीसीज का। फर्स्ट वन इज पॉलिप एंड सेकेंड वन इज जुक्सनथैलाई। तो ये दो स्पीसीज जो है म्यूचुअलिज्म में रहते हैं और इसके चलते ही कोरल का फॉर्मेशन होता है। जब एक कोरल की डेथ होती है तो नेक्स्ट कोरल उसी के ऊपर अपनी कॉलोनीज डेवलप करता है। जब ये प्रोसेस कई लाखों साल तक चले तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वो बनकर आपके सामने आते हैं। ये भी है और लक्षद्वीप भी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ना। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। किसके एग्जाम्पल हैं ये? तो ये दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं कोरल रीफ्स के, है ना, कोरल आइलैंड्स इनको हम बोल सकते हैं। अगर हम अच्छा अभी हम बात कर रहे थे मालदीव की, तो स्टार्ट हो जाता 1 डिग्री इक्वेटर के आसपास से और ये जाएगा कहाँ, 8 डिग्री इक्वेटर के आसपास तक जो है इसकी पोजिशनिंग आपको देखने को मिलेगी। बियॉन्ड 8 डिग्री आपको बियॉन्ड 8 डिग्री आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको राइज डेवलपमेंट देखने को मिलेगा 8 डिग्री से। किसका? 8 डिग्री चैनल पहले आपको मिलेगा। उस 8 डिग्री चैनल जो है बच्चों वो सेपरेट करता है किसको? मालदीव को। हियर इज द मालदीव और लक्षद्वीप वाले सेक्शन को 8 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। इसमें और अगर हम डिटेल में जाएं तो 8 डिग्री चैनल एंड 9 डिग्री चैनल, अगर आप 9 डिग्री चैनल की बात करें तो हम और स्पेसिफिक हो जाएंगे बच्चों। 8 डिग्री चैनल मालदीव एंड मिनिकॉय को अलग करता है, मिनिकॉय को सेपरेट करता है। जबकि जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को सेपरेट करता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है ना। तो अगर आपसे पूछा है 8 डिग्री चैनल तो आपको आंसर करना है कि ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है, जबकि जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज द ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मालदीव एंड लक्षद्वीप,
ओके, अब थोड़ा सा और डिटेल हम समझेंगे लक्षद्वीप के बारे में, क्योंकि लक्षद्वीप हमारे इंडिया की टेरिटोरियल पार्ट है, तो हमें उसका जरूर पता होना चाहिए। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें बच्चों, ये देखिए, तो टोटल पॉपुलेशन वहाँ कोई खास नहीं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ नहीं करती है। 36 आइलैंड का एक 36 आइलैंड्स टोटल हैं लक्षद्वीप के अंदर हम बात करें। देयर इज अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन अगर हम बात करें 64,473 टोटल पॉपुलेशन है वहाँ की लक्षद्वीप की। जो कैपिटल है वो कावरत्ती है, लेकिन जो लार्जेस्ट सिटी है वो अंद्रोथ है। कौन सी है? अंद्रोथ। ये याद रखना है बच्चों, ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि लक्षद्वीप की जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है वो क्या है। वो डेफिनेटली कावरत्ती देगा और बच्चे उसका आंसर कावरत्ती लगा देंगे, बिकॉज कैपिटल कावरत्ती, कैपिटल है कावरत्ती, बट द लार्जेस्ट सिटी इज द अंद्रोथ, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अदर कौन कौन से आइलैंड्स हैं जो ओपन है? देखिए, पूरे 36 के 36 आइलैंड्स जो है ओपन नहीं है लोगों के घूमने के लिए, बिकॉज वहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं और कुछ कंजर्वेशन, रिजर्वेशन और नेचर पर्सपेक्टिव से भी गवर्नमेंट ने रोके हुए हैं। तो ये आइलैंड जो है आपको एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, सॉरी, ये 10 आइलैंड्स ऐसे हैं जो इनहैबिटेड हैं, जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, ये वाले, ठीक है। मेजरली 5 to 6 आइलैंड्स गवर्नमेंट ने अभी जो है ओपन कर रखे हैं लोगों के लिए, आप वहाँ पर जा सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। अंद्रोथ, अगाती है ना, जो कावरत्ती वाला सेक्शन है वो है ना, ये कुछ आइलैंड्स हैं जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं। अभी बेसिक है, हो सकता है मे बी फ्यूचर गवर्नमेंट इसको और ओपन करे, लेकिन अभी जो है पूरे आइलैंड्स पे आपको विजिट करने की परमिशन नहीं है अभी, और इसको हम डिटेल में समझेंगे। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? तो केरल के जस्ट बगल में है, दैट्स वाई मलयालम, इंग्लिश और लैंग्वेज जो है वो मेजरली जो है वहाँ पर बोली जाती है ना, लक्षद्वीप में। डेमोग्राफिक की बात करें तो 78% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, 22% लोग रूरल रहते हैं। इसका 64,473 का 78% पॉपुलेशन जो है अर्बन में रहती है, और डेफिनेटली इन्हीं स्टेट कैपिटल के आसपास वाले एरियाज में ही वो लोग रहते हैं, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, जो 8 डिग्री चैनल मैंने आपको बताया था, 8 डिग्री चैनल जो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, मिनिकॉय एंड मालदीव को जो अलग करता है 8 डिग्री चैनल, इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस की हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 750 किलोमीटर, यानी ज़्यादा दूरी नहीं है, 750 किलोमीटर दूर है इंडिया मालदीव से, है ना। तो अगर आप मालदीव अफोर्ड कर सकते हो, डेफिनेट आप लक्षद्वीप भी जा ही सकते हैं ना, ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है, और 750 किलोमीटर आपको कम ही पे करना पड़ेगा अगर आप फेयर की बात करें, प्लेन के फेयर की बात करें तो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो इंडिया आउट कैंपेन ये क्या है, जिसकी वजह से इस तरह की डेरोगेटरी रिमार्क्स आए हैं मोदी जी के अगेंस्ट में या इंडिया के अगेंस्ट में। मोदी जी के ऊपर अगर बोले गए हैं तो एक तरह से इंडिया के अगेंस्ट में बोले गए हैं। मालदीव के अंदर क्या चल रहा है बच्चों? 2 पार्टी हैं अभी जो पार्टी रूल में है, नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी NPP, उसके जो लीडर हैं मोहम्मद मुइज़ू, वो पावर में आए हैं इसी 2023 में वो इलेक्शन हुआ, और जो पुराने प्रेसिडेंट साहब थे साहिल जी, उनको उन्होंने रिप्लेस कर दिया। जो पार्टी के लीडर हैं मोहम्मद मुइज़ू, इनके एक पुराने लीडर जो हैं वो है अब्दुल गयूम यामीन, है ना। उन्होंने 2013 से 2018 के बीच में मालदीव में रूल किया है, मतलब रूल तो नहीं बोलेंगे, गलत वर्ड में बोल रहा हूँ, उसको लीड किया है, मालदीव को लीड किया है, ठीक है, तब वो प्रेसिडेंट थे, ओके। इस दौरान ही मालदीव की नज़दीकियाँ चाइना से बढ़ी हैं। चाइना का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या फिर बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इसके अंदर चाइना क्या काम करता है कि अपने पुराने सिल्क रूट को वो जिंदा करना चाहता है, उसको वापस से फ्लो में लाना चाहता है, जैसे पहले सिल्क रूट ओपन हुआ करता था। इसके लिए बाई लैंड बाई सी वो रूट डेवलप कर रहा है, ठीक है। मालदीव की अगर आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें तो इंडियन ओशन में उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो उसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। इंडियन ओशन में होने वाला मैरीटाइम ट्रेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए मालदीव इंपॉर्टेंट है, जबकि चाइना के लिए OBOR और साथ ही साथ रिंग, इंडिया को चारों तरफ से घेरने के लिए, रिंग ऑफ फेंस बनाने के लिए मालदीव एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस वजह से चाइना वहाँ पर जो है अपनी, इस दौरान चाइना के कुछ सबमरीन्स भी वहाँ पर डिप्लॉय होती नजर आई हैं। तो इससे पहले अगर हम बात करें और पीछे जाएं इतिहास में, 1970s 80s में अगर हम जाएं तो ऑपरेशन कैक्टस हो, चाहे ऑपरेशन राहत हो, चाहे उससे बाद वैक्सीन, कोरोना के टाइम पे जो हमने वैक्सीन प्रोवाइड कराई, सबसे पहली खेप जो मालदीव को हमने दी, इवन भारत में उसकी ज़्यादा
अपने, जबकि कोरोना पूरे पैन वर्ल्ड में जो है फैला हुआ था, सभी को वैक्सीन की जरूरत थी, लेकिन जो पहली इंस्टॉलमेंट थी वैक्सीन फॉर्म बनने के बाद वो हमने मालदीव को सेंड करी। तो ये भारत का जेस्चर रहा है, नेबरहुड फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं नेबरहुड फर्स्ट। उसी के बावजूद 2018 के बाद जो गवर्नमेंट आई मालदीव में वो प्रो इंडियन रही है ना, उनके लीडर मैंने आपको बताया साहिल साहब। तो उनके इस बार के इलेक्शन में जो उनकी हार हुई, उसके बाद से जो नए प्रेसिडेंट आए हैं मोहम्मद मुइज़ू, वो अपने बड़े लीडर साहब मोहम्मद गयूम यामीन उनको फॉलो करते हैं और वो भी प्रो चाइनीज़ हैं। ओके, यानी एक पार्टी प्रो इंडियन कही जाती है और एक पार्टी जो है प्रो चाइनीज़ कही जाती है। अभी जो पावर में है वो प्रो चाइनीज़ पार्टी है, ठीक है। तो उस वजह से जो है जब इलेक्शन ईयर था तो मोहम्मद मुइज़ू ने इलेक्शन ही इस ग्राउंड पर लड़ा कि वी विल मेंटेन द सोवरेनिटी ऑफ द मालदीव बिकॉज इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री इज प्रेजेंट इन मालदीव राइट नाउ। अभी भी है, अभी उन्होंने रिसेंटली ही ये बोला है कि 15 मार्च तक आर्मी अपनी निकाल ले भारत मालदीव से, डेडलाइन सेट कर दी है मोहम्मद मुइज़ू ने। हम अपने आर्मी पर्सनल्स को वहाँ पर क्यों डिप्लॉय करते हैं? बिकॉज हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी की ज़रूरत है ना, इंडियन ओशन में मैरीटाइम सिक्योरिटी की ज़रूरत है हमें। साथ ही साथ मालदीव की, ऐसा नहीं कि हम मालदीव की इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी को हम कोई नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन पुराना इतिहास रहा है कि कू वगैरह भी जब हुआ तब भारत सरकार ने उसके मदद मांगने पर ही हमने वहाँ पर आर्मी वगैरह डिप्लॉय करना स्टार्ट किया। कुछ हिडन एजेंडा भी होते हैं, है ना। भारत सरकार हमेशा से ये देखती है कि कोई उसका नेबर बहुत ज़्यादा चाइना की तरफ अलाइन ना हो जाए। देखिए, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत भी है। तो भारत सरकार जो है कहीं ना कहीं इन सब फैक्टर्स को दिमाग में रखकर मालदीव में अपने कुछ मिलिट्री पर्सनल्स को डिप्लॉय करके रखती है। मोहम्मद मुइज़ू ने उसी को मुद्दा बनाया और बोला कि इंडिया आउट कैंपेन कि भारत के जो मिलिट्री यहाँ पर प्रेजेंट है मालदीव में, वो मालदीव की सोवरेनिटी को क्या करते हैं, नेगेटिवली अफेक्ट करती है। तो हम उसको, अगर हम पावर में आते हैं तो हम उन सैनिकों को भारत से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ऐसा उन्होंने किया, उन्होंने इस बात पे इलेक्शन लड़ा और वो जीत भी गए। तो इस वजह से इंडिया आउट कैंपेन जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में रहा या न्यूज़ में रहा मालदीव इलेक्शन के दौरान। उसके बाद सिक्योरिटी और सोवरेनिटी का जो डायलेमा है ना, ये हॉन्ट करता रहता है मालदीव को भी और इंडिया को भी। सोवरेनिटी का जो क्लेम करता है मालदीव, हालांकि इंडिया कभी किसी के इंटरनल मैटर में हम ना तो इंटरफेयर करते हैं, ना किसी से अपने इंटरनल मैटर में किसी का इंटरफेयर हम एक्सेप्ट करते हैं। तो भारत जो है वो फॉलो करता है अपने आस पड़ोसी कंट्रीज़ में, नेबरहुड्स में, कि उनके इंटरनल मैटर में वो इंटरफेयर ना करें, और उसको हम फॉलो भी करते हैं। लेकिन स्टिल मालदीव को ये चीज़ हॉन्ट करती है। उसको जो भी यहाँ का नैरेटिव जो सेट किया वहाँ के लीडर ने, न्यू लीडर ने, वो इस तरह सेट कर दिया है कि इंडिया जो है हमारी सोवरेनिटी को क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। लेकिन एक सिक्योरिटी का भी डायलेमा है बच्चों। इंडिया इंडियन ओशन की सिक्योरिटी को लेकर भी थोड़ा चिंतित है, जो मैंने आपको बताया। OBOR कहें, BRI कहें, या फिर हालांकि जैसे अभी आपने देखा होगा रेड सी में जो ट्रेड रूट है, रेड सी मेडिटेरियन सी से होता हुआ सुएज कैनाल के थ्रू, उस एरिया में भी अभी रिसेंटली वहाँ के शिप्स पर जो है वो हाउती रेबल्स ने बॉम्बार्डिंग करी, अटैक हुए। तो इससे हमारा ट्रेड भी नेगेटिवली अफेक्ट होता है। तो हमें सारी चीज़ें देखनी है। हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को दिमाग में रखते हुए भारत मालदीव श्रीलंका के साथ जो है एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस भी करता है ना। हम मालदीव के साथ भी एक्वेरिन नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, है ना। आप लोगों को ये फैक्ट याद रखना चाहिए। तो वो सारी एक्सरसाइजेस जो हैं, एक्वेरिन एक्सरसाइज हो या जो भी एक्सरसाइज है, वो कहीं ना कहीं इंडिया की सोवरेनिटी को मेंटेन कर मालदीव की सोवरेनिटी को मेंटेन करते हुए इंडिया के मैरीटाइम बेनिफिट्स के लिए है, ना कि मालदीव के ऊपर उसकी इंटीग्रिटी को हार्म करने के लिए है, या फिर उसकी सोवरेनिटी को चैलेंज करने के लिए। इसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है वहाँ की लीडरशिप ने, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है बड़ा फेमस, ये भी बड़ा लाइमलाइट में रहा इस दौरान, कि एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट ये रिवोक किया गया है ना, रिवोकेशन हो गया इसका। ये ड्यूअल नेचर रखता है ये एग्रीमेंट। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है वो कहीं ना कहीं सिविलियन और मिलिट्रियल पर्पस से जो है बच्चों वो यूज़ होनी है। मालदीव ने ये बोला कि इंडिया का जो हाइड्रोग्राफिक एक्टिविटी है वो जो कि उसका इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का जो सर्वे है वो कहीं ना कहीं जो है मालदीव के सोवरेनिटी को वो क्या करेगा, निगेटिवली अफेक्ट करेगा। ऐसा है नहीं, लेकिन उन्होंने इस तरीके से जो है बातें बोली
एग्रीमेंट हमारे मालदीव के बीच होने वाला था उसे भी क्या कर दिया, रिवोक कर दिया गया। ठीक है, तो इस वजह से जो है हमारे और मालदीव के बीच जो इश्यूज हैं वो थोड़े से जो है बच्चों को टेंस रहे, और इस वजह से जो डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए था वो उस तरह से नहीं हो पाया हमारे और मालदीव के बीच में। अब ये देखिए, सरकार बदलती है जब किसी कंट्री में तो उसकी पॉलिसीज़ भी न्यू गवर्नमेंट के हिसाब से डिज़ाइन होती हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो प्रो चाइनीज़ विज़न है न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू का मालदीव में, वो कहीं ना कहीं निगेटिवली अफेक्ट कर रहा है इंडिया और मालदीव के बीच के रिलेशंस को। ठीक है, चाइना की जो डेट पॉलिसी है उस पर हम पहले बात करना चाहेंगे, अगला पॉइंट समझाने से पहले। चाइना की जो डेट पॉलिसी है उसके अंदर चाइना क्या काम करता है कि हैवी डेट देता है छोटे कंट्रीज़ को या जो फाइनेंशियली क्रंचेस हैं कंट्रीज़ को उनको, और उसके बाद वो इतना उनको लोन दे देता है कि वो कंट्री उस लोन की पेमेंट में इनकैपेबल रहते हैं। और उसके बाद इसका बेस्ट एग्जांपल रहा है श्रीलंका, है ना, मॉन्टेनीग्रो, ऐसे कंट्री है ना। और 99 ईयर्स के लिए श्रीलंका के जिस तरह से पोर्ट का एनेक्सेशन किया चाइना ने, है ना, हैवी डेट दे के, तो वो सब जानते हो, किसी से छुपा तो है नहीं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो चाइना का जो ये फैक्टर है, ये जो निगेटिव फैक्टर है, ये ऐसा तो नहीं है कि मालदीव को ये पता नहीं होगा, लेकिन मालदीव के जो लीडर्स हैं उसको मिसकैलकुलेट किए हुए हैं, है ना। इंडियन ओशन रीजन में चाइना अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है ताकि इंडिया पर वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर सके। चाइना का यूएस के साथ जो एक कोल्ड वॉर टाइप कह सकते हैं, जो एक टसल चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इस एरिया में चाइना की एक्टिविटी को की जो प्रमोटिंग एक्टिविटी है उसको जस्टिफाई करता है। भारत के चाइना के साथ जो बॉर्डर इश्यूज हैं, चाहे वो गलवान में, लद्दाख में हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर हो, उन फैक्टर्स की वजह से भी चाइना एस्केलेटिंग बिहेवियर दिखाता नजर आता है इंडियन ओशन में, और इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है। हालांकि चाइना ने सीपैक, है ना, नाम जरूर सुना होगा आपने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी फ्रेम किया है ताकि वो मलक्का स्टेट के अपने डायलेमा को क्या कर सके, उससे वो बाहर आ सके। लेकिन स्टिल उतना है नहीं, है बेनिफिशियल है नहीं, बिकॉज ज्योग्राफिकल टेरेन इतना टफ है कि मलक्का स्टेट से होने वाले ट्रेड को कंप्लीटली रोक कर आप पूरी तरह से सीपैक पर डिपेंड नहीं हो सकते। इसीलिए चाइना इस पूरे एरिया में मालदीव को अपने साथ रखकर यहाँ की फॉरेन पॉलिसी, यहाँ की मैरीटाइम पॉलिसी को डोमिनेट करना चाहता है। ठीक है, इसके लिए अभी आपने अगर पिछले 2 दिन पहले का अगर अखबार वगैरह आपने देखा हो या करंट अफेयर्स देखे हो, तो मोहम्मद मुइज़ू ने चाइना की विजिट करी है और 20 से ज़्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ। इलेक्शन के मालदीव में जब भी इलेक्शन होता है तो वहाँ पर जो भी नए प्रेसिडेंट बनते हैं वो आज तक एक ट्रेंड रहा है कि सबसे पहले विजिट भारत की करते हैं, लेकिन मोहम्मद मुइज़ू ने उस ट्रेंड को ब्रेक किया और वो अपनी पहली विजिट के लिए टर्की पहुंच गए। ओके, टर्की पहुंच गए। ये उनकी थोड़ी सी अलग पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता नजर आता है। उसके बाद फिर वो बाकी कंट्रीज में गए, अब वो चाइना चले गए, भारत भी आए वो, लेकिन जो जिस तरह से एक कोल्ड मीटिंग रही प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी, कुछ उस पर ज़्यादा हुआ भी नहीं, कुछ ज़्यादा अफर्मेटिव अप्रोच भी नहीं लगी उनकी तरफ से। तो उन सारी वजहों से ये समझा जा सकता है कि करंट मालदीवियन गवर्नमेंट जो है वो प्रो इंडियन तो नहीं है और वो इंडिया के साथ रिलेशंस को उस ईजनेस में नहीं रखना चाहती जितनी लास्ट गवर्नमेंट रख रही थी, और वो कहीं ना कहीं चाइना के साथ जो है वो अपनी बॉन्डिंग को बढ़ाना चाहते हैं। रिसेंटली जो 20 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे चाइना के साथ मालदीव में, तो मोहम्मद मुइज़ू ने ये बोला है, उनका ये जॉइंट स्टेटमेंट आया शी जिनपिंग जी के साथ कि चाइना के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके वो मालदीव की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बचा रहे हैं। पता नहीं किस तरीके से उन्होंने यह सोच कर ये बात बोली है, कुछ उनकी अपनी कैलकुलेशंस होंगी, वो तो वक्त ही बताएगा कि ये सोवरेनिटी को मेंटेन करेगा या उनकी कंट्री की सिक्योरिटी को हार्म करेगा। लेकिन स्टिल ये एक देखने वाला इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि किस तरह से अब इस इंडियन ओशन में आगे जो है वो फॉरेन पॉलिसी जो है वो शेप लेने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आपको इससे रिगार्डिंग लक्षद्वीप मालदीव से रिगार्डिंग ज्योग्राफिकल पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, साथ ही साथ आपको फॉरेन पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। आप इंडिया के और मालदीव के बीच के जो पुराने रिलेशंस रहे हैं उसको थोड़ा सा आप पढ़ें, कुछ फैक्ट्स हैं उसको आप जानें, इतना आपके लिए क्या होगा, आपके एग्जाम के लिए क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा।
अगली जो न्यूज़ है बच्चों, जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही लास्ट वीक की, वो रही बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिमिशन को जो है वो फाइल आउट किया है। ठीक है, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान ने इस केस में कुछ न्यू डेवलपमेंट्स क्रिएट किए हैं। समझते हैं इस केस को, है ना, क्या है ये केस बच्चों। दी हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे जो हाई कोर्ट ऑपरेट करते हैं, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑपरेट करते हैं। ये एक बिल्किस बानो केस जो है बच्चों, ये गुजरात में एक ऐसा केस रहा जिसमें एक पीड़ित महिला के अगेंस्ट में काफ़ी सारे लोगों का उन पर रेप एक्यूज रहे वो लोग। ठीक है, और उन सभी लोगों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल से सजाएं दी गई, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, जो रिमिशन था उसके चलते उनकी सज़ा जो है वो कम हो गई। इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उस रिमिशन को क्या किया है, अपहेल्ड कर दिया है, रोक दिया है। एक मिनट, आई थिंक ये प्रीवियस स्लाइड है बच्चों, हमें अगली स्लाइड पर जाना है, यस ये वाली, ये रहा। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने नलिफाइड कर दिया गुजरात गवर्नमेंट के उस डिसीजन को जिसमें वो रिमिशन की परमिशन दे रहे थे 11 कन्विक्ट्स को जो बिल्किस बानो केस में जो है वो रेप एक्यूज रहे हैं। ठीक है, 2002 के जो राइट्स हुए गुजरात में, उस दौरान बिल्किस बानो के साथ ये नृशंस अत्याचार हुआ है। ठीक है, गलत रहा, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी सिविल सोसाइटी में, या फिर कहना चाहिए कि किसी भी अच्छी सोसाइटी में इस तरह की हरकतें जो है वो शर्मसार करती नजर आती हैं उस सोसाइटी को। ठीक है, हालांकि राइट्स जो हुए थे 2002 के वो काफ़ी फेमस रहे। उस समय जो सीएम साहब थे वो आज के टाइम पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। तो ये केस बहुत पुराना है ना, लगभग 20 साल पुराना ये केस है, जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं। और गुजरात गवर्नमेंट ने जो रिमिशन दिया उसके चलते जो है उसको जो है रिवोक कर दिया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। समझते हैं रिमिशन पहले क्या होता है। रिमिशन एक स्पेशल पावर है, गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट उसको यूटिलाइज करते हैं बच्चों रिमिशन को। आई थिंक इसके लिए हमने एक डेफिनेटली यहाँ पर कुछ कंटेंट जो है प्रिपेयर किया होगा आपको, ताकि हम रिमिशन को जो है बता सकें आपको। हाँ जी, ये रहा, यस दिस वन। बच्चों रिमिशन क्या होता है पहले समझना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है रिमिशन के बारे में, पहले उसको समझिए। प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 एंड गवर्नर अंडर आर्टिकल 161 रिमिशन पावर्स को यूज कर सकते हैं। उनको पार्डनिंग पावर्स होती हैं, पार्डनिंग पावर्स है ना, पार्डनिंग पावर्स होती हैं। पार्डनिंग पावर्स कौन कौन सी होती हैं? तो एक तो पार्डन ही होता है, पार्डन। ओके, पार्डन पूरी तरीके से किसी भी कैदी को छोड़ देना, उसको माफ कर देना, पार्डन कहलाता है। सेकेंड इज कम्यूटेशन, सेकेंड इज कम्यूटेशन। ओके, इसमें क्या करते हैं हम कि नेचर ऑफ दी जो पनिशमेंट दिया गया है उसको चेंज कर दिया जाता है। किसी को फांसी दी है तो उसको उम्र कैद कर देंगे, है ना, उम्र कैद वाले को कुछ कम कर देंगे, इस तरह से। थर्ड वन इज रिमिशन, ठीक है। रिमिशन में क्या काम करते हैं? जो सजा आपको दी हुई है उस सजा को नए सिरे से डिफाइन किया जाता है। मान लीजिए किसी को 10 साल की सजा हुई है या 14 साल की सजा हुई है, तो उसको फिर से हम रीडिफाइन करेंगे उसको और उसकी सजा घटा देंगे, है ना। नेचर चेंज नहीं होगा। कम्यूटेशन और रिमिशन में अंतर है। कम्यूटेशन में तो सजा की प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी कि फांसी थे, हटा दो फांसी, अब हम उम्र कैद देंगे। या फिर किसी को उम्र कैद है तो छोड़ दो, उम्र कैद नहीं देनी है, अब इसका दूसरा नेचर रहेगा। इसकी जो पनिशमेंट है उसका नेचर बदल जाता है। रिमिशन में नेचर नहीं बदलता है, नेचर सेम रहता है, बस उसकी जो टेन्योर है, जो सजा है, उसका टेन्योर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो पहले रिमिशन समझना जरूरी है। वो पूछा जा सकता है किस किस आर्टिकल में रिमिशन को डिफाइन किया गया, अंडर आर्टिकल 72 एंड अंडर आर्टिकल 161। इसके अलावा भी दो और होती हैं, एक होता है रेप्राइव और एक होता है रेस्पाइट, ठीक है। स्पेशल केसेस में पार्डनिंग पावर्स इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो उनमें से अकॉर्डिंगली पार्डनिंग पावर्स जो है वो टाइम यूज करते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर। मैं आपको एक बात बता दूं, पार्डनिंग पावर्स आर नॉट द पैरेलल पावर्स ऑफ द जुडिशरी, है ना। ये जुडिशरी की कोई पैरेलल पावर नहीं है। ये इसलिए दी गई हैं ताकि अगर किसी वजह से अगर मान लीजिए इस तरह की परिस्थितियां हो जाए और गलत न्याय हो गया, वैसे जल्दी ऐसा होता नहीं है, लेकिन तो अंतिम स्तर तक भी उस डिसीजन को पलटने की एक क्षमता होनी चाहिए भारत के न्याय विधान के अंदर, ठीक
ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं। अगर किसी कैदी का व्यवहार सुधर गया है या फिर लगता है कि वो देश हित में है, उसकी सज़ा को कम कर देना, तो उसमें ये पावर्स को यूज़ किया जाता है। याद रखें, ये पावर्स ऐसे ही नहीं प्रेसिडेंट और गवर्नर अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते, इसमें भी कहीं ना कहीं कैबिनेट का ही एक रोल रहता है, उसी के रिकमेंडेशन पर ही पावर को यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, हाँ, पावर भले ही प्रेसिडेंट गवर्नर के पास है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द इलेक्टेड कैबिनेट दे कांट यूज इट। ठीक है, क्योंकि किसी भी कोई भी प्रिजनर है तो वो भारत सरकार का अपराधी है। ठीक है, तो भारत सरकार से पूछे बिना प्रेसिडेंट और गवर्नर उस पावर को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। उनसे उनकी सलाह उनको देखनी पड़ेगी, उनसे पूछकर ही उस पावर को वो यूटिलाइज करते हैं। बिकॉज वैसे भी हम जानते हैं भारत में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हम यूज़ करते हैं उसमें जो डी फैक्टो पावर्स हैं वो सीएम और पीएम के पास रहती हैं। ओके, तो ये याद रखना है, प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है वो डिज्यूर रहते हैं, है ना, वो नाम की वो पोस्ट ऊपर है, जबकि जो एक्चुअल पावर्स हैं उनकी एक पोस्ट नीचे पीएम और सीएम लेवल पे जो है वो क्या रहती हैं, वो पाई जाती हैं या फिर वो एग्जीक्यूट करते हैं। पीएम सीएम जो है पावर्स जो है एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसी में अबाउट रिमिशन इज द कंप्लीट एंडिंग ऑफ द सेंटेंस ऑफ द रिड्यूस पॉइंट। एमिशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बोथ फरलो एंड द पैरोल, इज दैट इज रिडक्शन इज द सेंटेंस। तो ये ऐसा भी नहीं है कि ये पैरोल भी नहीं है, आप रिमिशन को पैरोल भी नहीं बोल सकते। पैरोल में कुछ दिन की छुट्टी मिल जाती, सजा आपकी सेम रहेगी। जैसे मान लीजिए 10 साल की सजा हुई तो 10 साल की सजा में आपको पैरोल मिलेगी। मान लीजिए 1 महीने की पैरोल मिल गई, बीच में आपने 2 साल सजा, आपने 2 साल सजा भुगती है, भाई आपकी 8 साल सजा बची है, तो आपको 1 महीने की पैरोल मिल गई। तो इसका मतलब ये 1 महीना उस 8 साल में से नहीं घटेगा, वो अलग से रहेगा। ठीक है, आपको 8 साल जेल में बिताने पड़ेंगे। रिमिशन में ऐसा नहीं होता, आपकी टोटल सजा में से टेन्योर क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो बिल्किस बानो केस में यही हुआ कि जो टोटल सजा अवॉर्ड हुई, जो टोटल टेन्योर उनको अवॉर्ड हुआ था, उसको क्या कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया। इसीलिए ये रिमिशन कहा गया है ना। रिमिशन पावर को यूज करके गुजरात गवर्नमेंट ने उनके टेन्योर को क्या किया, कम कर दिया, है ना। तो रिमिशन, कम्यूटेशन, पैरोल, इन तीनों में अंतर मैंने आपको बताया, तीनों में अंतर आपको बताना चाहिए। कम पार्डन जो पहली पावर है उसमें तो पूरी तरह छोड़ देते, जाओ घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना, पूरी तरह माफी। फांसी है कोई बात नहीं, आप जाओ घर जाओ। ठीक है, प्रेसिडेंट किसी को भी घर भेज देंगे। ठीक है, ये पावर होती है। कम्यूटेशन में पूरी तरह माफी नहीं, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। किसकी जो आपको सेंटेंस हुआ है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। रिमिशन में प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, आपका जो टेन्योर है वो कम हो जाएगा। 10 साल की सजा 2 साल की हो जाएगी। ये इस तरीके से। पैरोल में सजा कम नहीं होती, आपको छुट्टी मिलती है। सजा काट रहे हैं आप, 10 साल की अभी सजा काटनी है, 8 साल आपने बाकी है, भी 2 साल आपने जेल में रह लिए, ले लो 2 महीने छुट्टी ले लो, फिर जो है आपको फिर से आना है, फिर बचा हुआ टेन्योर काट के जाना है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है किसमें, पार्डनिंग पावर्स में और पेरोल में। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल्स के अंदर और किसके पास पार्डनिंग पावर्स होती हैं। आई होप कि ये आपको डेफिनेटली क्लियर हो पाया होगा। ठीक है, अब वापस आते हैं केस की तरफ। केस की तरफ वापस आते हैं बच्चों। तो केस में वही मैंने बोला कि बिल्किस बानो केस में क्या हुआ, तो 2002 के दंगों के दौरान जो है सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने पाया कि कुछ 11 एक्यूज्ड ऐसे हैं जो उस मामले में दोषी करार दिए गए। और 2004 में ये ट्रायल जो है गुजरात से जो है मुंबई चला गया। बिल्किस बानो को मारने की धमकियां वगैरह मिल रही थी, तो इसलिए केस जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया गुजरात से मुंबई। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी इसके लिए अपॉइंट किया। फिर 2008 में मुंबई कोर्ट ने 11 लोगों को जो है इसमें दोषी पाया, गैंगरेप में और मर्डर की साजिश में। और बिल्किस बानो को जस्टिस के तौर पर जो है बाकी लोगों को जो 11 एक्यूज थे उनको जो है वो सजा दी गई। ठीक है, 2022 अगस्त में गुजरात गवर्नमेंट ने रिमिशन ग्रांट कर दिया उन 11 के 11 अपराधियों को। ठीक है, और इस डिसीजन के चलते जो है कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। इसको चैलेंज कर दिया गया, कहां पर, हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर क्या कर दिया गया, चैलेंज कर दिया गया कि ये सही नहीं हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या कहती है, नलिफाइंग गुजरात गवर्नमेंट रिमिशन ग्रांट। इस पर क्या उन्होंने बोला है, तो उन्होंने बोला कि लैक ऑफ अथॉरिटी एंड कंसील्ड फैक्ट की वजह से ये ऐसा हो रहा है। कोर्ट ने साफ साफ बोला कि गुजरात गवर्नमेंट लैक द अथॉरिटी एंड द जुरिडिक्शन टू इशू द रिमिशन ऑर्डर, कि गुजरात गवर्नमेंट ने जो रिमिशन का ऑर्डर दिया है उसमें प्रॉपर अथॉरिटी और प्रॉपर फैक्ट्स इंक्लूड नहीं है, है ना। आप अगर किसी अपराधी को रिमिशन
ग्रांट कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर फैक्ट्स देने पड़ेंगे और साथ ही साथ आपको प्रॉपर अथॉरिटी, प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन उसमें होना चाहिए। अंडर सेक्शन 432 ऑफ द सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 432 के अंदर गवर्नमेंट्स टू हैव द पावर टू सस्पेंड द रिमिट अ सेंटेंस, ओके, but the court noted that section 7b of the law clearly states that the appropriate government is the one in whose jurisdiction the offender is sentenced. सेंटेंस दिया किसने? मुंबई कोर्ट ने, है ना, तो मुंबई गवर्नमेंट, लेकिन सबमिशन जो रेमिशन है वो कौन ग्रांट कर रही है? गुजरात गवर्नमेंट। किसके जुरिडिक्शन में आ रहा है मामला, ये डिसाइड करना पड़ेगा। क्या ये मामला गुजरात गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन में आता है तो वो रिमिशन ग्रांट कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इट पॉइंटेड आउट दैट द डिसीजन ऑफ द ग्रांट रिमिशन शुड बी विद इन द डोमेन ऑफ द स्टेट वेयर द कन्विक्ट्स वर सेंटेंस, नॉट वेयर द क्राइम अकर्ड और वेयर दे वर इम्प्रिजन्ड। साफ साफ बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि रिमिशन महाराष्ट्र की सरकार दे सकती है। क्यों? क्योंकि सजा महाराष्ट्र के कोर्ट ने, मुंबई कोर्ट ने दी है। ये नहीं देखा जाएगा कि क्राइम कहाँ हुआ है, क्राइम गुजरात में हुआ, सेंटेंस तो मुंबई ने दिया है ना, तो मुंबई की गवर्नमेंट ही रिमिशन के लिए ऑथराइज्ड है, गुजरात की गवर्नमेंट रिमिशन के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बोला है। ये लैक ऑफ फैक्ट्स है और साथ ही साथ लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है। ये उस बिल्किस बानो केस में जो है बच्चों उन्होंने बोला है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पूरा डिसीजन जो है निकल के आया। ओके, रिमिशन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, रिमिशन होता क्या है। आगे अच्छा, स्टेचुटरी पावर्स के बारे में बात है कि स्टेचुटरी पावर्स क्या हैं रिमिशन की, सीआरपीसी के अंदर क्या प्रोसीजर है। तो सीआरपीसी जो है प्रोवाइड करता है रिमिशन को, वो साफ साफ बोलता है कि होल और द पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे बी कैंसिल, आप कैंसिल कर सकते हैं। सीआरपीसी ऐसा बोलता है कि जो अवॉर्ड सेंटेंस हुआ है कि इसको 10 साल की सजा हुई है, हाँ उसे हम घटा सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, या फिर मान लो कि 5 साल हो गए, अब बाकी का 5 साल है, तो उसका कुछ पार्ट मान लीजिए हम 2 साल ही कैंसिल करना चाहते तो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, उसका कुछ पार्ट भी आप कैंसिल कर सकते हैं। सेक्शन 432 इसके लिए प्रोविजन कर सकता है ना। एंड सेक्शन 433 भी ये बात बोलता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होनी चाहिए उसको कम करने के लिए। उसी बात को ग्राउंड बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट के दिए हुए रिमिशन ऑर्डर को क्या कर दिया? नलीफाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये पावर किसके पास है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है, गुजरात गवर्नमेंट के पास नहीं है। रिमिशन को लेकर कुछ पहले भी जजमेंट आ चुके हैं, उनमें से कुछ लैंडमार्क जजमेंट मैंने यहाँ मार्क किए हैं, जैसे कि लक्ष्मण नास्कार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट ऑफ बंगाल का ये मामला है, 2000 में आया। इस केस में भी साफ साफ ये बोला गया था कि ऑफेंस कहाँ हुआ है, इंडिविजुअल एक्ट है या फिर सोसाइटी कितनी बड़ी है जो उसको अफेक्ट कर रही है, वो क्राइम कितनी बड़ी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, ये सब देखा जाएगा, है ना। ये सब देखा जाएगा रिमिशन देते हुए। ये भी देखा जाएगा कि क्या फ्यूचर है क्राइम कमिटिंग का जहां हुआ, वेदर देयर इज एनी चांस ऑफ द फ्यूचर रिकरेंस ऑफ द कमिटिंग के क्राइम, ये भी देखा जाएगा। साथ ही साथ वेयर द कन्विक्ट हैज लॉस्ट हिज पोटेंशियलिटी इन कमिटिंग क्राइम, ये भी देखा जाएगा। मतलब सारे फैक्टर्स को आप एनालाइज करने के बाद रिमिशन देंगे। ऐसा थोड़ी ना कि बस आपने हाँ आपके पास पावर तो आप उसको यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं। तो लैंडमार्क केस है लक्ष्मण नास्का वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें बोला कि रिमिशन पावर को यूज करते हुए स्टेट इन सारी बातों का भी ध्यान रखेगा। ऐसे ही इपुरु सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिमिशन इज अवेलेबल ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अगर स्टेट ने किसी को रिमिशन कर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, लेट्स सपोज यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी लेट्स सपोज रिमिशन कर दे, गुजरात गवर्नमेंट ने किया वो कैंसिल हो गया, महाराष्ट्र में भी तो सेम पार्टी गवर्नमेंट पावर में है ना, मान लो ले सपोज, मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, है ना, ऐसे पॉलिटिकल में चेहरा नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी जो है मान लीजिए क्या कर देती है, रिमिशन दे देती है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। कौन कौन से ग्राउंड पे? क्या कि नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कहीं नॉन एप्लीकेशन गलत आदमी को तो आपको दिमाग में रख के या नॉन एप्लीकेशन को माइंड में रख के तो जजमेंट नहीं कर दिया, रिमिशन नहीं दे दी गया, कहीं ऑर्डर मालाफाइड तो नहीं है, गलत इंटेंशन से तो नहीं है ना। अब कल को मान लो मेरा कोई सगा संबंधी हो, मैं सीएम बन जाऊं तो मैं उसको, वो एक्यूज्ड है उसका रिमिशन कर दूं, कहीं ऐसा तो इंटेंशन नहीं है गवर्नमेंट का, है ना। ऑर्डर हैज बीन पास्ड ऑन एक्सटेनियस एंड और होल इररेलेवेंट कंसिडरेशन, गलत तरीके से या इररेलेवेंट तरीके से अगर ऑर्डर पास किया गया है तो भी कोई अधिकारी ऐसा आ जाए या फिर कुछ भी हो सकता है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, इस तरह की परिस्थितियां हैं कि पर्सनल बेनिफिट के लिए आप रिमिशन यूज नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरह की अगर ये सारे कंडीशंस हैं, तो अगर इन सारी कंडीशंस की वजह से अगर रिमिशन दिया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उस रिमिशन को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। ओके, ये याद रखना है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू का पावर है
रिमिशन में भी जुडिशियल रिव्यू का पावर है। और वैसे भी प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, है ना, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। हाँ, वो एक अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है इन नेचर में। उनको भी चैलेंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इससे रिमिशन क्या है ये पता होना चाहिए, बिल्किस बानो केस क्या था वो पता होना चाहिए, और साथ ही साथ अभी क्या मामला है वो पता होना चाहिए। ठीक है, और क्या सीआरपीसी की 432 सेक्शन और 433 सेक्शन बोलता है ये आपको पता होना चाहिए। इतना आप जानते हैं, वेल एनफ है आपके लिए। ठीक है, अगली न्यूज़ देखेंगे बच्चों। अगली न्यूज़ जो है वो लेंसेंट की रिपोर्ट है। लेंसेंट रिपोर्ट है चाइल्ड मैरिज के ऊपर। भारत में चाइल्ड मैरिजेस का एक लंबा इतिहास है। ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर लेंसेंट ग्लोबल हेल्थ की जो रिपोर्ट आई है जर्नल की, उसने साफ साफ बोला है कि देखिए भारत में अभी भी ये प्रैक्टिस होती है। ठीक है, कम हुई है पहले कंपैरिजन में, लेकिन स्टिल अभी भी भारत में चाइल्ड मैरिजेस होती है। उन्होंने एक फैक्टर आंकड़े भी रखे हैं क्या कि गर्ल चाइल्ड मैरिजेस की अगर बात करें तो डिक्लाइन हुई। 1993 में जहाँ 49% गर्ल्स की चाइल्ड मैरिज होती थी, आज के 2021 में 22%। बहुत बड़ा आंकड़ा है 22%। 22% अगर लड़कियाँ आज भी अगर चाइल्ड मैरिजेस से का शिकार हो रही हैं तो कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 22% लोग बहुत होते हैं, 22% बच्चियाँ बहुत होती हैं। ठीक है, ओके। और चाइल्ड मैरिज, लड़कों की जो चाइल्ड मैरिज है उसमें कमी आई है। 7% थी 2006 में, वो 2% रह गई हैं 2021 में। यानी एज बढ़ाने का कुछ तो फायदा है। यानी कि मेल की जो एज है शादी की वो 21 साल है और फीमेल की जो एज है वो 18 साल है। लेकिन फीमेल ज़्यादा शिकार होती हैं चाइल्ड मैरिजेस का। लड़के जहां आज केवल 2% है ना परसेंट शिकार हो रहे हैं, तो वहाँ लड़कियाँ 22%। सोच के देखिए ना, 20% ज़्यादा। मतलब लड़कियों की जल्दी शादी कर दे रहे हैं। तो क्या माँ बाप लड़कियों से पीछे छुटाना चाहते हैं कि चलो ठीक है, हो गए आप, इतने हो गए हैं कि आपकी बस शादी कर दें, भले ही 18 के आप नहीं हुए, आप दूसरे की अमानत हो जाएंगी। तो इससे सबसे ज़्यादा हार्म क्या होता है? बच्चियों का जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, मेजरली जो एजुकेशनल राइट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा उनके क्या होते हैं, निगेटिवली अफेक्ट होते हैं। अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो वो कोई जॉब्स नहीं कर पाएंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगी, वो डिपेंडेंट रहेंगी फाइनेंशियली अपने पति के ऊपर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो वुमेन एम्पावरमेंट, जो कंप्लीट वुमेन एम्पावरमेंट, वो कभी नहीं हो पाएगा। एम्पावरमेंट के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तो होना जरूरी है ना। अगर फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप फिर कैसे उतना, हाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना रह के भी एम्पावरमेंट हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो 2016 से 2021 के बीच में जो प्रोग्रेस हुई है चाइल्ड मैरिज के बीच में, उनमें उन्होंने स्टेट वाइज भी उसका आंकड़ा रखा लेंसेंट की रिपोर्ट में। और उन्होंने बताया कि 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर गर्ल चाइल्ड मैरिजेस बढ़ी है। कौन कौन से हैं साहब? तो एक तो मणिपुर है, पंजाब है, त्रिपुरा है और वेस्ट बंगाल। ये याद रख लेना बच्चों। ठीक है, इन स्टेट में चाइल्ड मैरिजेस बढ़ी हैं। हालांकि ओवरऑल चाइल्ड मैरिजेस कम हुई हैं, लेकिन ये स्टेट ऐसे हैं जहां चाइल्ड मैरिजेस बढ़ गई हैं। सोच के देखिए। ओके ओके 8 स्टेट्स ऑब्जर्व्ड राइज इन बॉय चाइल्ड मैरिजेस। 8 स्टेट ऐसे हैं जहां पर लड़कों की चाइल्ड मैरिजेस बढ़ी हैं। कौन कौन सी हैं वो? छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर, पंजाब। पंजाब और मणिपुर एविडेंट है, यहाँ भी गर्ल चाइल्ड मैरिजेस में भी और बॉय चाइल्ड मैरिजेस में, है ना। आप कॉमन देख लीजिए, ये देखिए, ये दोनों कॉमन है। ये देखिए, ये कॉमन आपको देखने को मिलेंगे, ये स्टेट। ओके, तो ये दिखाता है कंसर्न है, इन स्टेट्स में ये कंसर्न है। ग्लोबल ट्रेंड क्या कह रहा है? तो ग्लोबल ट्रेंड कह रहा है कि चाइल्ड मैरिजेस हैज बीन नोटेबल बट द कोविड-19 पैंडेमिक थ्रेटन्स दिस एडवांसमेंट, पुटिंग approximately 10 million more girls at risk of the child marriage over a decade। तो कोविड-19 के बाद पिछले 10 सालों की में अगर हम देखें तो पिछले 10 साल 10 मिलियंस गर्ल मैरिजेस का रिस्क क्या हो गया, बढ़ गया है। बहुत बड़ा अमाउंट है ना। 10 मिलियन कोई छोटा मोटा नहीं है। 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़, है ना। 1 मिलियन का मतलब क्या है? 10 लाख। तो 10 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 1 करोड़। ओके, तो 1 करोड़ शादियां, 1 करोड़ बच्चियां ऐसी हैं, लड़कियां ऐसी हैं जो चाइल्ड मैरिजेस के रिस्क पे आ गई हैं। आपको भारत के कॉन्टेक्स्ट में आंकड़ा कम लगता होगा, पॉपुलेशन बहुत है इसे, लेकिन फिर भी 1 करोड़ लोग बहुत होते हैं। यानी 1 करोड़ बच्चियों का जो फ्यूचर है वो रिस्क पे है। ठीक है, ये लेंसेंट की रिपोर्ट दावा कर रही है।
कौन कौन से स्टेट्स में है, तो ये स्टेट्स आपको याद रखने चाहिए बच्चों, ये पूछा जा सकता है। एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना ही चाहिए, है ना, लेंसेंट की रिपोर्ट का। नेक्स्ट थोड़ा समझेंगे लेंसेंट की रिपोर्ट के बारे में। तो यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। ये चाइल्ड मैरिजेस को एक वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट मानता है, और है भी। मानना क्या है इसमें, साफ साफ है कि ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, एंड इट कॉम्प्रोमाइजेस द डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयजेस, दोनों का। और उसमें भी रिलेटिवली किसको ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, गर्ल्स को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। चाइल्ड मैरिजेस इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ द एंट्रेंचमेंट ऑफ द जेंडर इनइक्वालिटी, मेकिंग गर्ल्स डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय द पार्टीज। ये साफ साफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 का वायलेशन है, साफ साफ है। जेंडर इनइक्वालिटी को दिखाता है भाई, में पैट्रियार्कल सोसाइटी में फीमेल्स को राइट ऑलरेडी कम होते हैं, है ना। और उस दौरान अब इस तरह से अगर आप गर्ल चाइल्ड मैरिजेस को अगर प्रमोट करेंगे या फिर इस तरह से आंकड़े निकल के आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ उनके राइट्स के में भेदभाव है, जेंडर इनइक्वालिटी को दिखा रहा है ना। कि भाई देखो ना, आप इनइक्वालिटी मैंने लिखा यहाँ 2% है और यहाँ 22% है। आज इनइक्वालिटी तो है ही, ज़्यादा शिकार कौन हो रहे हैं चाइल्ड मैरिज का, लड़कियाँ। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी है कि नहीं है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 का क्लियरली वायलेशन है, ठीक है। साफ साफ याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 के बीच के लिए डिजाइन किए गए। 17 सस्टेनेबल गोल हैं, आप अगर याद कर सकते हैं तो उनको एक बार जरूर देखें, है ना। तो वो पूछे जाओ, वो यूज होते रहते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप जरूर देखें। दूसरी हाईलाइट्स क्या हैं वो देखते हैं। अगर आप जो स्टडी पब्लिश्ड हुई है उसमें अगर आप देखें तो 1/5 गर्ल्स एंड द 1/6 बॉय इन इंडिया आर मैरिड विद द प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स द एलिमिनेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज एंटायरली स्टैग्नेटिंग इन रिसेंट ईयर। तो हर 5वीं लड़की और हर 6ठा लड़का कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज की गिरफ्त में है, उसके आसपास पाया जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है, बहुत चिंताजनक बात है। यंग इंडिया में हर 5वां लड़का या लड़की आप पकड़ लीजिए, 5वां लड़का, 5वीं लड़की और हर 6ठा लड़का पकड़ लीजिए आप। तो यंगस्टर्स की पॉपुलेशन देखिए ना आप कितनी है भारत में, तो कितना एक बहुत बड़ा ग्रुप बनकर तैयार हो जाएगा जो चाइल्ड मैरिज का क्या है, शिकार है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। रीजनल लेवल पे बात करें तो ये अभी हमने बात करी थी, ये रिपीट हो गया यहाँ पर, है ना, ये रिपीट हो गया बच्चों पैराग्राफ। तो वही हमने बात करी, मणिपुर, पंजाब, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर, पंजाब, ये गर्ल्स वाले मामले में, ये बॉयज़ वाले मामले में। स्टेट लेवल पे अगर आप देखें क्रूशियल पार्ट, अगर आप स्टेट लेवल पे अगर गवर्नमेंट्स के क्रूशियल एफर्ट्स को देखें तो हाँ, कहीं ना कहीं उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो लचर प्रदर्शन है, उनका जो ध्यान ना देना है, वो भी कहीं ना कहीं जो है चाइल्ड मैरिज को जो है बच्चों को प्रमोट करता है। सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज आया है चाइल्ड मैरिजेस में, ये पूछेगा वो क्वेश्चन, किस स्टेट में आया है, आंसर रहेगा आपका यूपी। ड्रामेटिक डिक्रीज इन द प्रिवलेंस एंड द हेड काउंट ऑफ द चाइल्ड मैरिजेस अमंग गर्ल्स। तो लड़कियों की शादी में जो सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज में सबसे ज़्यादा कमी आई है वो यूपी में आई है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है, यूपी। लेकिन आपको कहीं भी यूपी का नाम दिख रहा है, गर्ल्स वाले में यूपी का नाम नहीं है, बॉयज़ वाले में भी यूपी का नाम नहीं है। तो यानी कि अगर हम सबसे ज़्यादा वाले में बात करें तो यूपी में जो बच्चों की शादी का मामला है वो काफ़ी हद तक कम हुआ, ड्रास्टिकली उसमें चेंज आया है। नेशनल लेवल पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये अभी हमने बात करी, ये भी थोड़ा सा यहाँ पर कंटेंट रिपीट है कि 49% थे, अब 22% फीमेल की शादी होती है आज के टाइम चाइल्ड मैरिजेस, और ऐसे ही 2% होती है किसकी, लड़कों की। ये एविडेंस जो गैप है, ये गैप है जो इफेक्टिव एलिमिनेशन देखने को मिलता है भारत में, ये कहीं ना कहीं एक पुअर सक्सेस है ना। सक्सेस तो है, अगर आप 43% से घटा के आज के टाइम पर भारत में अगर 22% गर्ल्स की चाइल्ड मैरिजेस हो रही है, तो यानी प्रोग्रेस तो हुई है, कमी तो आई है। लेकिन अब आप देखिए ना, 1993 से आज कितने साल, 30 साल हो गए हैं। 30 साल में आप कितने % आप डिक्रीज कर पाए हो, 30 साल में 20% की कमी। आपको नहीं लगता कि ये कुछ खास कमी नहीं है? अगर आप 30 साल का टेन्योर देखें गवर्नमेंट के एफर्ट्स का, तो 20% ही बस केवल डिक्लाइन हुआ है। अरे भाई, इतने साल 1993 में कहाँ थे हम, आज हम कहाँ हैं, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो ये कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाला आंकड़ा नहीं है। अगर उस समय हमारी पॉपुलेशन क्या थी, आज हमारी पॉपुलेशन क्या है, तब हम 80-90 करोड़ थे, आज हम 140 करोड़ हैं। तो 140 करोड़ का आप 22% निकाल लीजिए, तो उस जमाने की पॉपुलेशन का अगर आप 43% निकालेंगे तो कोई खास अंतर नहीं रहेगा उसमें।
नंबर ऑफ पीपल उतने, नंबर ऑफ गर्ल्स उतनी ही ऑलमोस्ट निकल के आ जाएंगी। मैं ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ। तो आज उस जमाने की और आज की पॉपुलेशन में भी तो अंतर है। 1993 में पॉपुलेशन कम थी, आज पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ज़्यादा पॉपुलेशन का 22% निकालिए आप, और कम पॉपुलेशन का 43% निकालिए, तो नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स लगभग उतनी तो आपको देखने को मिलेंगे। रेट कम हुआ है, बट नंबर ऑफ जो एक्यूज कहें या फिर विक्टिम्स कहें, नंबर ऑफ जो विक्टिम्स हैं वो आज भी उतने ही हैं। तो ये बिग कंसर्न है। ये क्या है अपने आप में, ये बिग कंसर्न है अपने आप में, एक बहुत बड़ी एक कंसर्न है ये, है ना। तो इसको एड्रेस हमें करने की जरूरत है नेशनल लेवल पर। ये रिपोर्ट का कहना है ना, कि हाँ डिक्रीज तो हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस तो उतने ही बने हुए हैं ना, नंबर ऑफ केस तो उतने ही बने हैं। ओके, तो इस रिपोर्ट को आप देखें, स्टेट वाइज देखें, नेशनल वाइज देखें, लैंसेट की रिपोर्ट को आपको ध्यान रखना है। चौथी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे लगी इस बार में वो ये रही कि गैब्रियल एटल, ये फ्रांस के सबसे यंगेस्ट और पहले ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस कंट्री में, वो अपने आप को खुद बोलते हैं कि मैं LGBTQ कम्युनिटी से आता हूँ, मैं गे हूँ, और ऑफिशियली उनका स्टेटस जो है वो गे का है। ये है गैब्रियल एटल, ठीक है, 34 साल के हैं, सिर्फ 34 साल के हैं। पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं मैक्रो गवर्नमेंट में, है ना। और इमैनुअल मैक्रो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, उनकी गवर्नमेंट में पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे, अब जो है उनको न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, कौन है उनके बारे में यहाँ पर मैंने थोड़ा मेंशन किया है। ओके, उनके कैरियर को भी मैंने बताया बच्चों कि जब वो 17 साल के थे तब उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया था। क्लोज एलाई रहे हैं मैक्रों के, है ना, इमैनुअल मैक्रों के। उनका रोल गवर्नमेंट में जो स्पोक पर्सन का भी रहा है कोविड के टाइम पे, और बाद में वो जूनियर मिनिस्टर भी अपॉइंट हुए फाइनेंस लेवल मिनिस्ट्री पे, और बाद में अब जो है पोजीशन उनकी 2023 तक वो एजुकेशन मिनिस्टर रहे, और अब वो जो हैं क्या हो चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्रांस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्रांस हैं। कौन है? गैब्रियल एटल। ये फर्स्ट ऑफिशियली गे प्राइम मिनिस्टर हैं किसी भी कंट्री के। ठीक है, ओके। 2018 में पहला मैंडेट जब उन्हें आया था, है ना, तब मतलब बहुत ही 2018 में काफ़ी फ्रेजाइल टाइम पीरियड, उसके बाद काफ़ी फ्रेजाइल टाइम पीरियड आ गया है। 2018 में जो गैब्रियल एटल थे, मैक्रों की जो गवर्नमेंट आई थी, इमैनुअल मैक्रो की गवर्नमेंट आई थी, तो उसमें उनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा, उनके काफ़ी क्लोज रहे, उनके कैंपेन वगैरह में वो शामिल भी रहे, है ना। तो काफ़ी उनके ऐसे पर्सन हैं जिन पर काफ़ी भरोसा करते हैं इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ओपनली गे PM कौन है, किस कंट्री के हैं, तो आंसर रहेगा गैब्रियल एटल। और कौन से कंट्री के हैं? फ्रांस के हैं। ठीक है, तो ये भी न्यूज़ आपको एक बार देखनी चाहिए। ठीक है, ये जो अभी तक का जो पिछले हफ्ते का, मुझे लगता है ये 4 दिन में ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स जो है बच्चों आपको देखने को मिले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये जो आज हमने डिस्कस किया है, ये 11 जनवरी तक का ये 2 वीडियो हमने लगभग अपडेट करे हैं। पहला ग्लिम्स ऑफ वीक एंड सेकेंड ग्लिम्स ऑफ वीक। ये 10 जनवरी तक का जो है आपको ये पूरा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इसमें मेंशन है। नेक्स्ट जो पार्ट हमारा आने वाला है वो 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी, उनको जो है हम उसमें क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।